अब चल रहे हैं हम अपने देश के बारे में समझने। हमारा देश पर्यावरण पे किस प्रकार की नीति अपनाता है। हमारा खुद का देश अर्थात भारत पर्यावरण के संबंध में अपनी नीति किस प्रकार रखता है। अब हम चल रहे हैं इस बात को समझने। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, भारत क्या पक्ष रखता है पर्यावरण के मसले पर। मैंने आपको कल एक बात बता दी थी, हम कौन से ध्रुव में आते हैं, कौन सा पोल है हमारा, साउथ पोल के हम देश हैं। हम कौन से पोल के देश हैं, साउथ पोल के। तो साउथ पोल के देशों ने क्या कहा कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग करना बंद नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेस के प्रयोग को बंद कराना है तो सबसे पहले कहां कराना पड़ेगा, नॉर्थ पोल के देशों से। मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारा देश किस पोल का देश है, दक्षिणी पोल का देश है। तो भारत पर्यावरण के संबंध में अपनी क्या नीति रखता है, चलिए इसको हम विस्तार से समझेंगे कि भारत पर्यावरण के संबंध में अपनी नीति क्या रखता है। आपको मैंने पहले बता दिया है कि हम किस ध्रुव के देश हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट दिया। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो भारत किस पोल का देश है, साउथ पोल का। साउथ पोल के देश कैसे हैं, विकासशील। क्या है, विकासशील, डेवलपिंग है। क्या है, डेवलपिंग। और नॉर्थ पोल के देश कैसे हैं, डेवलप्ड। क्या है, डेवलप, विकसित। क्या है वो, विकसित। क्या है, विकसित। समझ में आ गई बात। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि भारत इसके संबंध में, पर्यावरण के संबंध में क्या नीतियां रखता है। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। आप सबको पता है, हमने तो अभी तक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया ही नहीं, मतलब हमने तो पर्यावरण में ये जहरीली गैसें छोड़ी ही नहीं है। तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल जो 2002 में होता है उसमें भारत जैसे विकासशील देशों को छूट दी जाती है कि आप लोग अभी ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर सकते हैं अपने देश के विकास के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पृथ्वी की बर्बादी में ग्रीन हाउस गैसेस का योगदान नहीं दिया है। और अभी यही तरीका है, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम बिना ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग किए हम अपना विकास कर सकें। बिना कोयला जलाए तो हम फैक्ट्रियां चला नहीं पाएंगे। बिना कोयला जलाए, बिना पेट्रोल जलाए हम क्या गाड़ियां और फैक्ट्रियां चला पाएंगे? अभी भी मैं मानता हूं बैटरी आ गई है, बैटरी आ चुकी है और हमने बहुत सारे और तरीके, लेकिन आज भी वो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत नहीं है, वो दूसरे स्तर के हैं। प्राथमिक स्तर अभी भी ऊर्जा का क्या है, कोयला है और पेट्रोलियम है। कोयला और पेट्रोलियम के माध्यम से ही हम अपनी ऊर्जा की खपत को पूरा कर रहे हैं और इनका प्रयोग करने से आपकी ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित होती है, निकलती हैं, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक मानी जाती है। ठीक है, तो 2002 में जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है उसमें भारत, चीन जैसे विकासशील देशों को छूट दी जा सकती है कि आप लोग ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर सकते हैं, लेकिन विकसित देशों पर यह प्रतिबंध सख्ती से लगाया जाता है कि आप लोग अब ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं कर सकते। फिर भी वो इतने बदतमीज, इतने क्रूर, इतने हरामखोर है कि आज भी वो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हम लोगों से कहीं ज्यादा कर रहे हैं। हम लोग कम कर रहे हैं लेकिन वो हमसे भी ज्यादा अभी भी कर रहे हैं। वो खुद ही नियम बनाते हैं और खुद ही उन नियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो भारत ने क्योटो में जो प्रोटोकॉल हुआ, जो संधि हुई, उस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो आगे सुनो भारत क्या कहता है। औद्योगिकीकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्द ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन
के मसले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नामात्र है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। तो भारत ने इस बात पर ध्यान दिलाया विकसित देशों को कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्या करने की? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों से कहीं ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया है। औद्योगिकीकरण के समय काल में आज भी हम लोग आपकी तुलना में बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं। आप लोग जिम्मेदार हैं पृथ्वी की बर्बादी के लिए। भारत ये कहता है और डंके की चोट पे कहता है पूरी दुनिया के सामने। तो वो कहता है आप लोगों ने बर्बाद किया है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप लोग इस चीज की जिम्मेदारी लें और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम से कम करें, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा बर्बाद किया। नींद आ रही है? नींद आ रही है ना? कोई नहीं, आगे सुनो। क्योंकि इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मसलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसेस के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है। देखो, भारत सही भी कहता है कि भैया अगर आप पृथ्वी की बर्बादी की दशा को देखोगे तो आज से तो नहीं देखोगे ना, पीछे का इतिहास भी तो उठाओ। आज के लोगों ने तो नहीं बर्बाद किया ना। एक दिन में तो कुछ बर्बाद नहीं हो जाता कि एक दिन में बर्बाद होता है। बर्बादी के पीछे बहुत दिन पहले से रणनीति तैयार हो जाती है। बर्बादी एक दिन में नहीं होती किसी की। बर्बादी होना प्रारंभ होती है बहुत उसके 10-20 साल पहले से, 10-20, 50 साल, 100 साल पहले से। और पृथ्वी की बर्बादी तब स्टार्ट हुई जब औद्योगिकीकरण की होड़ मची। जब औद्योगिकीकरण की होड़ मची मतलब फैक्ट्रियां बड़े स्तर पे बनाई जाने लगी और बिना सोचे समझे चीजों का उत्पादन होने लगा, बेहिसाब उत्पादन, और गंदगी मचाई जाने लगी, दबा के लोगों को गंदी से गंदी परिस्थिति में रखा गया। जब आप इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से औद्योगिकीकरण ने यूरोप को गंदगी का सागर बना दिया था। एक समय पर यूरोप गंदगी का सागर बन गया था और फिर इन्होंने अपनी गंदगियों को अपने गुलाम देशों में पटक दी अपनी गंदगी सारी दुनिया के दूसरे देशों में। तो भारत कहता है कि ये जो जिम्मेदारी है इसको बांटने से पहले ऐतिहासिक पहलुओं को देखना भी बहुत जरूरी है। इतिहास को देखना भी जरूरी है और उसके हिसाब से जिम्मेदारियों को देना चाहिए। जिसने जितनी गड़बड़ी की है और जिसने जितनी बर्बादी की है उसको उतनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से पूरी दुनिया को ये दर्द उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये कौन कहता है? ये हमारा भारत कहता है। किसके संबंध में? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संबंध में। और वो कहता है कि जो विकासशील देश है उनकी तो अभी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को भुखमरी, गरीबी की इस मकड़ जाल से निकाल सके, और इसके लिए उन्हें फैक्ट्रियां तो चलानी
पड़ेंगी और वो अभी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन तो करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग कर चुके हैं अपनी जनता का विकास, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपनी फैक्ट्रियों में उन ऊर्जा के पदार्थों का प्रयोग करना बंद करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। ये भारत किससे कह रहा है? ये भारत विकसित देशों से कह रहा है। ये किससे कह रहा है? विकसित देशों से। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जनता का कर लिया है विकास। तो अब आपकी जनता को विकास नहीं चाहिए, पर हमारी जनता तो अभी भी गरीबी की गर्द में है, गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही है। इसलिए हम विकासशील देशों की पहली जिम्मेदारी है कि अपनी जनता को गरीबी की गर्द से बाहर निकालें, और उन्हें एक अच्छा आर्थिक जीवन प्रदान करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। हमारी जनता ही मर जाएगी तो हम पृथ्वी को बचाकर क्या कर लेंगे? हमारी जनता ही नहीं बचेगी तो हम पृथ्वी को बचाकर क्या कर लेंगे? आप बताओ मुझे। पृथ्वी बच जाए और लोग ना बचे तो कोई फायदा है? दोनों का बचना जरूरी है ना, समझ में आई बात? और अगर हम आर्थिक विकास नहीं करेंगे तो हमारी जनता तो भूख से मर जाएगी, ये भारत कहता है। इसलिए भारत ने साफ और स्पष्ट कह दिया, यूएन की जितनी भी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुए हैं उसमें स्पष्ट कह दिया है कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा बर्बादी करी है पर्यावरण की, तो इन लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इनको नॉर्थ पोल के देशों को। और हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं कि हम इसकी बड़ी जिम्मेदारी हम उठा सके, तो अभी हम पर ये दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी जनता अभी गरीबी की गर्द में है और उसे गरीबी की गर्द से निकालने के लिए हमें ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। आगे सुनिए। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करें। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयात करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के औसत के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्वरता रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। तो भारत तो देखो, भारत आज भी विकसित देशों से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है। भारत बहुत ही कम कर रहा है, लेकिन जितना इन लोगों ने पूरी दुनिया को बर्बाद करते समय किया है ना, भारत उसका 0% भी नहीं कर रहा है। भारत कुछ भी नहीं कर रहा जितना इन्होंने बर्बाद किया है दुनिया को। समझ में आई बात? इन्होंने जितना दुनिया को बर्बाद करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस का उत्सर्जन किया, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। इन गैसेस का उत्सर्जन किया, भारत उसका बहुत ही कम 0 पॉइंट कर रहा है, 0.6%।
0.6%, और 2030 में ये कितना पहुंचेगा? 1.6%। और हमने तो आज के टाइम में देख लो, हमारे देश में 15 साल से ज्यादा की कोई गाड़ी नहीं चल सकती। 10 साल पे कोई डीजल गाड़ी सिर्फ कितने साल? 10 साल। हम पूरी दिल्ली में क्या चलती है? सीएनजी गाड़ियां चलती है। सारे के सारे ऑटो कैसे हैं? सीएनजी। हमने तो क्लीन फ्यूल का प्रयोग करना कब से प्रारंभ कर दिया, और आप लोगों ने तो बर्बाद भी कर दिया, फिर भी अभी बंद करने की नौबत आपके देशों में नहीं आई। आप अब भी बंद करने के लिए तैयार नहीं। किनसे हम कह रहे हैं? नॉर्थ पोल के देशों, विकसित देशों से, कि हम तो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने विकास करना स्टार्ट किया, और हम फिर भी रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बताओ कौन कर रहा है गलत पृथ्वी के साथ, हम कि आप? बताओ। विकसित देश कर रहे हैं। भारत तो अभी आप खुद देखो, हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने लगी हैं, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बसें, और हमने पूरी रेलवे का अपना क्या कर दिया है? इलेक्ट्राइजेशन कर दिया ना। पूरी रेलवे हमारी किस पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। बहुत ही, अब हमारी 5% रेल होगी जो डीजल पे चल रही होगी, नहीं पूरी की पूरी रेल किस पे चल रही है हमारी? इलेक्ट्रिसिटी। और आपने कितने सालों तक कोयले पे चलाई है रेल को? खुद देखो आपने तो 150 साल या 200 साल तक कोयले पे रेलगाड़ियां दौड़ाई है। आपने कितना प्रदूषण पैदा किया? अब सोचो आपने कितने साल तक डीजल पे चलाई है रेलगाड़ी? सोचो आप। और आप हमारी बात कर रहे हो। हमने कितने साल में, हमें अभी 77 साल हुए आजाद हुए, और हमने 77 साल में कितना कम कर दिया, कितनी चीजें कंट्रोल कर दिया, हम कितना पर्यावरण फ्रेंडली है। हमने दिखाया ये सारी चीज। हमने क्लीन फ्यूल ऑटो पॉलिसीज ले आए। हमारे देश में आप देखिए कितना ज्यादा हमने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं कि दिल्ली में सिर्फ जो घनी बस्तियों वाले शहर है, पूरी दिल्ली में कोई फैक्ट्री है? कोई भी फैक्ट्री नहीं है कोई फैक्ट्री? कोई भी फैक्ट्री नहीं। हमने पूरी दिल्ली को फैक्ट्री रहित बना दिया है। फैक्ट्री रहित मतलब वैसी फैक्ट्रियां नहीं है जो वो प्रदूषण जनरेट करती हो, है ना। हमारे दिल्ली में कोई डीजल वाला क्या भी नहीं चल सकता। डीजल वाला आपका जनरेटर भी नहीं चल सकता। डीजल वाला जनरेटर भी नहीं चल सकता, बहुत ही कम मात्रा में। हमने अपने तंदूरों को बंद कर दिया है। दिल्ली में कहीं आपने तंदूर देखे हैं? क्या वाले? कोयले वाले कहीं नहीं चलते। अब सारे क्या है? गैस वाले तंदूर है, एलपीजी वाले हैं ना। तो देखो सीएनजी वाले, सॉरी एलपीजी या सीएनजी एक ही, ठीक है। और हमने सारी गाड़ियां क्या कर दी हैं? सब में सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी। हमारे देश में तो अब आ गई है, आपके देश में तो अभी तक उन चीजों पर भी सही ढंग से काम नहीं हुआ है। ये हम किस पर कह रहे हैं? हम विकसित देशों को आंख मिलाकर कह रहे हैं ये बातें। आप लोग तो अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं, और आप लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम सब कुछ कर दें और आप कुछ ना करें। ये कहीं से सही है भाई? आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप भी तो कुछ करें, कि हम ही सब कुछ करते रहे। आई बात समझ? आगे सुनो। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा से सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। आप सबको पता है भारत में बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट बनाए जा चुके हैं, बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट बनाए जा चुके हैं, और सभी सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिससे कि हमें बिजली की कम से कम खपत हो। और भारत में ही एक ऐसा गांव है जो सोलर पावर से अपनी पूरी एनर्जी बनाता है और यूज करता है, और एक्स्ट्रा सरकार को बेचता भी है। बताना मुझे वो कौन सा गांव है कल, ठीक है। आगे सुनो। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनर्वालोकन
97 में किया। इसका प्रमुख निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत ये भी कहता है विकसित देशों को, आप हम सब पर प्रतिबंध तो लगाने के लिए तैयार है, पर आप लोग अपनी टेक्नोलॉजी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे पृथ्वी बचेगी बताओ? आप तो कमाई का जरिया खोज रहे हैं कि हमारी कमाई हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर इन लोगों को जल्दी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो पृथ्वी के पर्यावरण के विनाश में थोड़ी कमी आएगी। आप ये तो सोच ही नहीं रहे। अब आप बताओ, आप पृथ्वी को कितना बचा? भाई आप जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी अगर आप हमें अभी दे दोगे तो क्या हमें जरूरत पड़ेगी उतना कोयला, उतना पेट्रोल जलाने की? पर आप तो वो शेयर भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो बताओ पृथ्वी को कैसे बचाएं हम? हमारे अकेले बचाने से पृथ्वी बचने वाली है नहीं। आप भी तो कुछ करो। आपने इतना लूटा, इतना कमाया है, तो अगर आपने टेक्नोलॉजी बनाई है तो उसको शेयर भी तो करो हमारे साथ। आप तो इस बात को समझ ही नहीं रहे। हम किससे कह रहे हैं? हम विकसित देशों पर ये आरोप लगा रहे हैं, और सही भी लगा रहे हैं। तुमने दुनिया को लूट कर टेक्नोलॉजी और अगर रिसर्च सेंटर बनाया है तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें भी वो टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि हम उस रास्ते पर जाए ही ना। हम पृथ्वी की बर्बादी के तरफ कोई योगदान ही ना दे। पहले ही हम वो प्लांट इस्टेब्लिश कर लें जिससे कि हमें पृथ्वी की बर्बादी में कोई योगदान देना ही ना पड़े। हम पहले से ही उस रास्ते पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए, जिससे कि पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंचे ही ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हमें देना ही नहीं चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो अब आप बताइए हम क्या करें? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। समझ में आएगा? तो हम लोग भी कह रहे हैं भाई अगर आप टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करोगे तो हमें पुराने रास्ते के अनुसार अपनी जनता का विकास तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई हमारी जनता को हम भूखा मरते थोड़ी ना छोड़ेंगे। हमने तो बर्बाद भी नहीं किया पृथ्वी को, तो बर्बाद आप लोगों ने किया। जाओ झेलो जो अमीरी कमाई है। जब आएगा पानी डूब जाएगी आपकी अमीरी। रख लेना, पैसा चाट लेना, टेक्नोलॉजी चाट लेना। जब टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाह रहे हो तो बर्बाद हो पृथ्वी, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या टेक्नोलॉजी शेयर करो हमारे साथ। मरेंगे तो सब मरेंगे, चाहे हमारी गलती से मरे चाहे आपकी गलती से मरे। या हमें भी अपने बराबर टेक्नोलॉजी शेयर करो। जो आपने दूसरों को लूट के टेक्नोलॉजी बनाई है वो हमारे साथ शेयर करो। फिर हम भी पृथ्वी को बचाने में आपका सहयोग, कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग न करें तो कहने वाली बात होगी, है ना भाई? अगर आप हमें सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हो, जो सुविधाएं ज्ञान हमें है, आपको है, वो ज्ञान हमें भी मुहैया करा रहे हो, और फिर भी हम वो ज्ञान सीखना न चाहें, फिर काम ना करना चाहें, तो बोलो कि तुम तो बर्बाद करना चाह रहे हो, तुले हुए हो बर्बादी करने में। पर आप ना हमें ज्ञान देना चाहते हैं ना सिखाना चाहते हैं। तो अब बताओ हम क्या करें जब हमें पता ही नहीं है? भाई पता होगा इंसान को कि ये सामने तेरे खाई है, इसमें कूदना नहीं, इसके ऊपर पुल बना के पार करना है, तभी तो इंसान वो करेगा ना। और अगर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं तो वो कूदेगा मजबूरी, चाहे फिर मरे चाहे पर जिए, कुछ भी हो। समझ में आएगा? आगे सुनो। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। भारत का यह भी मानना है कि दक्षेश भी शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मामलों पर एक समान राय बनाए, ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके। लेकिन शार्क के बंदे सुनने को ही तैयार नहीं। तो इसलिए भारत कहता है कि अगर विकासशील देशों को ये लगता है कि विकसित देशों को ये लगता है कि विकासशील देश जल्दी से जल्दी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आए, तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी और अपने पैसे का योगदान हम सबके साथ साझा करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर भैया हम लोग मजबूर हैं पुराने रास्ते पर चलने के लिए।
हमारे पास भाई रिसर्च है ही नहीं, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं। पहली बात, अगर हमारे पास पैसा है तो हम पहले अपनी जनता की पेट की आग को बुझाने पर लगाएंगे, फिर देखेंगे पृथ्वी बच रही है कि नहीं बच रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।